नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल स्वागत करता हूं आपका द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। और ये पॉलिटी का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं और हम लोग यूपी पीसीएस 2025 और यूपीएससी 2025 के लिए पॉलिटी को डिस्कशन कर रहे हैं। और कल मैं आपको एक नया लेक्चर यूपी पीसीएस 2025 का टारगेटेड तैयारी कैसे करें और क्या आपका लेसन प्लान होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर कल आपको मैं एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमको तैयारी के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पे। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। देखिए, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल हमसे परीक्षा में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना पूछे जाए। मतलब कमीशन का सबसे पेट टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आज हम लोग बेसिक चीजों को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में तो ये क्या है। देखिए, ये वे अधिकार हैं, ये वे अधिकार हैं, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जो व्यक्ति जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को जो है हमारे संविधान द्वारा जो है विशेष संरक्षण दिया गया है, क्योंकि इसका वायलेशन राज्य या कानून नहीं कर सकता। अब इसमें एक बात समझिए कि हमारे संविधान के भाग तीन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। एक तो क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ पर इनका जिक्र किया गया है। तो कहाँ किया गया है? भाग 3 में किया गया है। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। और हमारे संविधान में जो ये अधिकार हैं, मतलब मौलिक अधिकार की संकल्पना जो है वो अमेरिकी संविधान से किया गया है। यानी यह अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यानी जैसे अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है, उसी प्रकार हमारे लिए क्या है? मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? अमेरिकी संविधान। अब देखिए, भारत में जब हम बात करते हैं अधिकार के बारे में, भारत में अधिकार भारत में एक अधिकार यानी भारत में एक व्यक्ति को, एक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अधिकार जो मिलता है हमको, वो मिलता है मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? तो मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं हम। यानी भारत में निवास करने वाले एक व्यक्ति को सबसे पहले वो जिस दिन धरती पर जन्म लेगा और जिस दिन तक जीवित रहेगा, तब तक जो है उसके मौलिक अधिकार उसके साथ ही रहेंगे। यानी कहाँ पर है? ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दूसरा क्या है? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या है कि जो अधिकार संविधान ने हमको दिया है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। जैसे, अच्छा, अब इसको अगर सिंपल वन समझना हो कि जो अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार में नहीं दिए गए हैं, वो कहाँ पर आ जाएंगे? संवैधानिक अधिकार में आ जाएंगे। जैसे आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 326 जैसे चुनाव देने का अधिकार, मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है कानून कानून या विधिक या विधि या विधिक या सांविधिक या सांविधिक अधिकार। मतलब ये वो अधिकार है जो कानून के द्वारा या किसी विधि के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा बनाकर हमको दिए गए अधिकार हैं। वो कौन से अधिकार होंगे? तो हमारे कानून के अधिकार, विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम ले लें तो हमारे साथ क्या हुआ
अस्पृश्यता नहीं होगी। ये मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका पालन कहाँ पे होगा? तो ये इस कानून के अधिकारों का, यानी हमारा एक विधिक अधिकार ये बन जाता है। और लास्ट हमारा जो अधिकार हमको मिलता है वो हमारा है मानव अधिकार। मानव अधिकार। अब भारतीय संविधान मानव अधिकार की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उसने क्या किया कि हमारे संविधान में तो नहीं, लेकिन संविधान के बाहर विधि से क्या बना? मानवाधिकार आयोग बना। मानवाधिकार आयोग। और आप जानते हैं मानवाधिकार आयोग जो है एक राज्य के स्तर पे बनता है और एक राष्ट्र के स्तर पे बनता है। नहीं, उसको बोलते हैं राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो यानी एक भारतीय नागरिक को जो है या फिर भारत में निवास करने वाले के व्यक्ति को ये 4 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। ये आपको पेपर में पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन के पेपर में आता है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, तो यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है। अब देखिए, वे अधिकार जो संसद के कानून की देन है उसको कानून या वैधिक अधिकार बोलते हैं। ठीक, वे अधिकार जो मानव होने के नाते किसी मानव को प्राप्त है उसे क्या बोलते हैं? मानवाधिकार बोलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों को 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को संरक्षण प्राप्त है। कहाँ संरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान में संरक्षण दिया गया है। पहला क्या है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन यानी वायलेशन होने पर, ठीक, नागरिक आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त कर सकता है। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि ऐसा, अब मौलिक अधिकार में संशोधन जो होगा, वो संशोधन जो होगा वो सदैव विशेष बहुमत से किया जा सकता है। विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है, सस्पेंशन जो है, वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सस्पेंशन जो है विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे आपातकाल लागू हो जाए हमारे देश में, तो आपातकाल लागू होने के बाद जो होते हैं एक व्यक्ति के यानी एक नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो खत्म नहीं होते। लेकिन 20 और 21 छोड़कर बाकी के जितने अधिकार हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि वे कौन से अधिकार हैं जो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यानी आपातकाल लागू होने के बाद भी सस्पेंड नहीं होते। तो कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21 का अधिकार। फिर देखिए क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है, एफआर जो है असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। असीमित या निरपेक्ष नहीं है। यानी इस पर भी जो है संसद द्वारा सीमा लगाई जा सकती है। सीमा लगाने का मतलब क्या है कि आपके मौलिक अधिकार इतने नहीं है कि आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकें। इसलिए इस पर क्या किया जाता है? तो इस पर आपसे इस पर युक्त युक्त संबंध लगाए जाते हैं। दूसरा क्या? मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यानी मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी इनको लागू कराया जाता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यही देखिए वर्ड पूछता है, सत्य असत्य कथन कौन सा? मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है यानी इनफोर्सेबल है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक, तो राज्य या फिर न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? आपके लिए ईमेल कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है? क्या है? मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है, मौलिक अधिकार का स्वरूप वो कैसा है? तो नकारात्मक होता है। नकारात्मक, क्योंकि ये अधिकार जो है आपको राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध। और इसलिए इसको नकारात्मक बोला जाता है राज्य के सापेक्ष में। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को, यानी अगर आप भारतीय नागरिक हैं तभी आपको प्राप्त होंगे, अदरवाइज प्राप्त नहीं होंगे। अब कौन कौन से देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ये अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब कुछ पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो और विदेशियों को प्राप्त हो, यानी नागरिक प्लस विदेशी, ये दोनों को प्राप्त है। तो कौन सा? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। अब देखिए उसके बाद आता कि कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं।
केवल राज्य के विरुद्ध। तो राज्य के विरुद्ध आपको कौन कौन से ऐड, राज्य के विरुद्ध आपको जो अधिकार देगा, राज्य के विरुद्ध, तो राज्य के विरुद्ध आपको जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, राज्य प्लस निजी व्यक्ति के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध। जैसे आप आर्टिकल 17 को देखेंगे तो आर्टिकल 17 में क्या, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। यानी अस्पृश्यता को न तो राज्य लागू कराएगा न कोई निजी व्यक्ति। यानी कोई निजी व्यक्ति जो है, जैसे आपने किसी को छू लिया या किसी ने आपको छू लिया, आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। अब हमारे देखिए, हमारा जब संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, कुल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 और 86वां संविधान संशोधन 2002, ये दो किए गए। यानी इसको हटा के दिया गया और इसको आर्टिकल 301 में लाया गया। इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार ना होकर ये हमारा क्या बन जाता है, विधिक अधिकार बन जाता है। ऐसे 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये हमारा क्या बन जाता है, फंडामेंटल राइट बन जाता है। अब चल करके हम एक, यानी अगर पूछा जाए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए। अब एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला अधिकार है वो कौन सा है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक। ये अधिकार आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है इसका जिक्र किया गया है। यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का समानता का अधिकार, इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि आयोग आपसे जो मैचिंग के क्वेश्चन होता है वहां से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हमारा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। फिर हमारा तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 23 और 24 में है। फिर हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। फिर इसके बाद हमारा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, ये हमको कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। और लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, फंडामेंटल राइट एक बड़ा चैप्टर है और इसमें 3-4 दिन लगते हैं। अमूमन हम लोग प्रयास करेंगे इसको 3 दिन में खत्म करें। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 में है। हम लोग एक एक आर्टिकल करके जो है वो सब पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहाँ से, आर्टिकल वाइज। यानी पहला हमारा क्या है, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। अब ये क्या है, अब देखिए राज्य इसमें क्या है, केंद्र और संसद और सरकार। यानी राज्य में 3 महत्वपूर्ण चंद है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, ये आएंगे, ठीक। फिर हमारा इसमें क्या आएगा, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका ये भी स्टेट के अंडर ही आएंगे। तो देखिए, एक राज्य की परिभाषा जो दी जाती है किसी देश काल में, दूसरी और ये चीजें हैं। तो हमको ये जानना है कि ये पहले है क्या चीज़, वो समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर एक एक करके बातों को समझ लीजिए। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का मतलब क्या है, आर्टिकल 13 में जैसे देखिए, कोई भी सरकारी ऑफिस ले लें, जैसे LIC ले लें, SBI ले लें, ठीक।
मतलब जो सरकारी संस्थाएं वो भी राज्य में ही आती हैं। आर्टिकल 13 क्या है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। यदि कोई ऐसा कानून बनाएगा तो वो शून्य माना जाएगा, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट नल और वॉइड कर देगी। यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब देखिए इसमें क्या है कि 13 में हमारे बहुत सारे सब आर्टिकल भी हैं। जैसे 13 तो क्या है, 13 हमारे ये कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो होंगी वो शून्य होंगी। अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में क्या है कि राज्य कोई ऐसा कानून कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता हो, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या उल्लंघन करता हो। अगर अगर होता है तो ऐसा कानून क्या होगा, ऐसा कानून शून्य हो जाएगा, ऐसा कानून कानून शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आर्टिकल 13(2) में है। अब इसके पहले 13(a) तो 13(1) भी समझ लीजिए। 13(1) में क्या है, तो 13(1) में क्या है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो वो मूल अधिकारों का असंगत है। यानी हमारा ये संविधान लागू होने के पहले ऐसा कोई भी कानून जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो वे सब शून्य माने जाएंगे, मौलिक अधिकारों के लिए शून्य माने जाएंगे। अब इसके बाद हमारा आर्टिकल 13(3), 13(3) हमें क्या कहता है कि आर्टिकल 13(3) कहता है कि विधि के अंतर्गत सभी अधिनियम, विधि के अंदर सभी अधिनियम मतलब सभी एक्ट, सभी अध्यादेश यानी सभी ऑर्डिनेंस, सभी आदेश, सभी ऑर्डर, उसके बाद सभी रूल, सभी लॉ, ठीक, प्रथाएं भी शामिल होंगी। यानी अगर इसके द्वारा भी जो है किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो वे भी शून्य है। फिर हमारा आर्टिकल 13(4), हमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। ये हमारा 24वां संविधान संशोधन था। तो ये हमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं हुआ, किए गए इस संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, संशोधन पर लागू नहीं होगा। ये कब किया गया, तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा लागू किया गया। अब क्या है, यानी अनुच्छेद 13 के अंतर में कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक, अनुच्छेद 13 के अंतर में ही, ठीक, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को क्या कर सकती हैं कि वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। ये शक्ति कहाँ प्राप्त है, तो ये शक्ति आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसी के तहत व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं कि वो रिट जारी करते हैं। यानी मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की गई। तो यहाँ तक की बात जो थी वो हमारा आर्टिकल 13 के थे, और आर्टिकल 13 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जाता है, इसीलिए इसकी क्लास को हम लोग यही रखते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारे एक चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट होंगे तो बहुत जल्दी इस पर एमसीक्यू भी स्टार्ट होंगे। ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज जो है वो आपके इंटरेस्ट पे यदि आपको लाभ हो रहा है तभी मैं उसको चालू रखूंगा। तो पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।